नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज एफएफएमसी का पार्ट 4 हमारा प्राइवेट वीडियो है। ध्यान से देखिएगा, इसमें कंप्लायंसेस, रिक्वायरमेंट, पॉलिसी, रेगुलेशन, लॉ, स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंसी रूल्स, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। और अभी तक हम लोग यही सारी चीजों पर है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आरबीआई से रिलेटेड कोई लाइसेंस अगर आपने लिया तो वहां पर इंपॉर्टेंट है कंप्लायंसेस रूल्स और उसको किस तरीके से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दोस्तों, एनुअल कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट क्या होती है ये हम समझने वाले हैं। सबसे पहला, मेंटेन रजिस्टर। आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। जो जो रजिस्टर कौन कौन सा, सबसे पहला देखिए डेली समरी का रजिस्टर होगा। बैलेंस बुक ऑफ फॉरेन करेंसीज, कॉइन्स एंड ट्रैवलर्स चेक, मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया हुआ है फॉर्म नंबर के साथ में, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्विक समरी है। मेंटेन करना है रजिस्टर कौन सा, सबसे पहला डेली समरी रजिस्टर, दूसरा बैलेंस बुक ऑफ फॉरेन करेंसी, कॉइन्स एंड ट्रैवलर चेक का, तीसरा परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, चौथा मंथली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। किस चीज का, एक सेल और परचेज का। और इसको किसको जमा करना पड़ेगा, आरबीआई को। कब तक जमा करना पड़ेगा, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अभी जून मंथ में है या जुलाई मंथ में है, तो जुलाई महीना जहां पर खत्म हुआ तो उसके बाद वाले महीने के 10 तारीख मतलब 10 अगस्त तक हम लोगों को जमा करना पड़ेगा मंथली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, जिसमें सेल और परचेज का पूरा डिटेल होना चाहिए। नेक्स्ट है मंथली स्टेटमेंट of receipt and purchase of $10,000 and above transaction to the regional office of concern of the foreign exchange department, Reserve Bank, within 10th of the next month. नेक्स्ट पॉइंट है कि मंथली स्टेटमेंट हम लोग को रिसिप्ट और परचेज का जो कि $10,000 या उससे ज्यादा का है, तो उसको कहां पर जमा करना पड़ेगा, जो रीजनल ऑफिस है, जो कंसर्न फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है उसका रीजनल ऑफिस आरबीआई का। कब तक जमा करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक। इसका मतलब एक तो कंसोलिडेटेड, इसका मतलब यह है कि एक तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट तो आप जमा करोगे ही करोगे, उसके अलावा $10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन अगर है तो उसका इंफॉर्मेशन भी रीजनल ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कंसर्न फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में 10 तारीख तक अगले महीने के जमा करना जरूरी है। एनुअल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, ये हमको रखने की जरूरत है। एनुअल स्टेटमेंट हमको रखने की जरूरत है। ये रखने का मतलब जमा भी करना या इंस्पेक्शन के समय भी अवेलेबल कराने की बात हो रही है। प्रॉपर सिस्टम ऑफ कंकरेंट ऑडिट होना चाहिए। महीने महीने में आपका ऑडिट रिपोर्ट बना लीजिएगा, क्योंकि आप जो ये रिपोर्टिंग करने वाले हो ना, हर महीने का खत्म होने के बाद अगले महीने के 10 तारीख तक, उससे पहले कंकरेंट ऑडिट बन जानी चाहिए, ताकि कंकरेंट ऑडिट बनाते समय हमारी जरूरी रिपोर्टिंग भी उसी में तैयार हो जाए, कंप्लीट चेकिंग हो जाए, और पीछे हम लोग को मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े कि अभी तक हमने सही किया या कोई भी गलती रह गई है। एनुअल ऑडिटेड बैलेंस शीट किसके साथ में, सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के साथ में जमा करना पड़ता है। किस चीज का, एनओएफ का। एनओएफ मतलब नेट ऑपरेटिंग फंड एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि नेट ऑपरेटिंग फंड हर केस में 25 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए अगर वो सिंगल ब्रांच है, और 50 लाख होना चाहिए अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस अगर है तो। कहीं पर भी ये नेट ओन फंड कम नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज उस रूल्स का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये कहां पर जमा करना पड़ेगा, एनुअल ऑडिटेड बैलेंस शीट, जिसमें सर्टिफिकेट स्टैट्यूटरी ऑडिटर का लगा हुआ रहेगा, नेट ऑपरेटिंग फंड का, ये रीजनल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जमा करना है। याद रखिए, रीजनल ऑफिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हर चीज जमा करना पड़ेगा। किसके अलावा, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में तो फाइलिंग करना ही करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आपको फाइलिंग करना है। उसके अलावा क्योंकि आरबीआई ने आपको लाइसेंस दिया है तो सारा इंफॉर्मेशन आरबीआई को देते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑफ एफएफएमसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएफएमसी का जो लाइसेंस है वो रिन्यूअल कैसे होता है, एन एप्लीकेशन मस्ट बी मेड बिफोर 1 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी डेट ऑफ लाइसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी होने से 1 महीने पहले आपका एप्लीकेशन जाना चाहिए कि भैया मैं रिन्यूअल कराना चाहता हूं। और एक चीज बता दूं, नो रिक्वेस्ट फॉर रिस्टोरेशन शैल बी एक्सेप्टेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ एफएफएमसी लाइसेंस। इसका मतलब एक बार लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो फिर आपका रिन्यूअल नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, लाइसेंस डूब गया, अब फिर से आपको वापस से लाइसेंस की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और ये बहुत आपके लिए दिक्कत वाली बात होगी। इसलिए एकदम जागृत रहना पड़ेगा, समय पर पूरा लाइसेंस का रिन्यूअल का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हो गया आपका कंप्लायंस। तो दोस्तों, ये आपका कंप्लायंस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया।
और इसके आगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आरबीआई के नोटिफिकेशंस बताने वाला हूँ, फेमा के रूल्स बताने वाला हूँ, आप लोगों को पूरे फॉर्मेट्स भी बताने वाला हूँ, फॉर्मेट देने भी वाला हूँ। इसके अलावा आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड एक वीडियो मैं जरूर देने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।